जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस वीडियो में हम लोग अर्थव्यवस्था के परिचय, उसके अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसकी संरचना जो ढांचा है उसके बारे में और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले यहाँ पे अर्थशास्त्र की परिभाषा जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जिनमें वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, उसके उपभोग, वितरण के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है और यह संस्कृत के दो शब्द होते हैं, अर्थ और शास्त्र, इन्हीं को मिला करके ये बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। यानी कि जब हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हम लोग धन के बारे में ही पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है और भारतीय अर्थशास्त्र के पिता कौटिल्य को कहा जाता है। इन्हें हम लोग विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो भारतीय अर्थशास्त्र के जो पिता हैं उन्हें कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से जानते हैं। इन्हीं को भारतीय अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग पहले अर्थव्यवस्था के परिचय के बारे में जानेंगे, इसका परिचय देखेंगे। तो यदि हम लोग अर्थव्यवस्था में भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो और इसके परिचय के, तो इसका इतिहास बहुत ही लंबा है। ये जो भारत की आज की जो अर्थव्यवस्था है वो 1-2 दिनों में नहीं बना है। अगर प्राचीन काल से हम लोग शुरू करें तो प्राचीन काल से ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही समृद्ध रही है। लेकिन यहाँ पे इतना समृद्ध थी कि न जाने कितने बार हमारे देश पर आक्रमण किया गया इसके लिए, और हमारे अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की कोशिश की गई है। अगर हम लोग प्राचीन काल से देखें आधुनिक काल तक, तो हर काल में किसी न किसी विदेशियों द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया है और यहाँ की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने की कोशिश की गई है। भारत अपने समय में प्राचीन काल से देखा जाए तो इतना संपन्न था कि इसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। ये इतना सुखी संपन्न था हर क्षेत्र में, इसी वजह से इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था और शायद इसीलिए हर काल में यहाँ पे विदेशियों के द्वारा आक्रमण किया गया है। हम लोग देखते हैं कि आधुनिक काल में अंग्रेज़ों द्वारा भी यहाँ पे शासन लागू किया गया था और लगभग हम लोग 200 वर्ष तक अंग्रेज के हम लोग गुलाम रहे थे। और उन्होंने जब यहाँ पे आया था तो उनके आने के पहले हमारा जो देश है, हम लोग जानते हैं कि यह कृषि प्रधान देश है। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि के अलावे भी हम लोग जो उद्योग है, यातायात, परिवहन है, उस मामले में भी हम बाकी देश से आगे थे। लेकिन जब यहाँ पे अंग्रेज आए तो उन्होंने इसका जम करके दोहन किया, इसका शोषण किया, हमारे अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का काम किया और लगभग ये 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। 200 वर्षों के बाद फाइनली हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होते हैं अंग्रेज़ों से हम लोग, और यहाँ पे एक स्वतंत्र देश भारत फिर से बनता है। और भारत में फिर से जो अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया गया था, जो अंग्रेज के टाइम पे इतना इसका शोषण किया गया था कि उस टाइम पे भूखमरी, गरीबी, अकाल जैसे घटनाएं आम बात हो गई थी। इतनी सारा यहाँ पे शोषण किया जाता था। उसके पहले, अंग्रेज के आने से पहले हमारे देश बहुत ही समृद्ध था, सुखी संपन्न था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज हमारे देश में आया, उसका यहाँ आने का बस एक ही उद्देश्य था कि इसको लूटना है, इसका शोषण करना है। और इसके लिए वो एक नीति भी अपनाया था जिसे हम लोग फूट डालो और राज करो के नाम से जानते हैं। तो इस नीति को अपनाया और यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे अंग्रेज के आने से पहले बहुत समृद्ध थे। शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, कृषि क्षेत्र में हो, हम लोग बहुत ही संपन्न थे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो वो इसका शोषण किए और इसकी वजह से यहाँ पे भूखमरी, अकाल जैसी स्थितियाँ बनी हुई थी, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन फाइनली हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होते हैं और फिर से भारत को पहले जैसा बनाने की कोशिश करते हैं और वहाँ से फिर से एक नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत की जाती है, जो कि आज तक जारी है और फिर से हम पहले के जैसे बनने के प्रयास में लगे हुए हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आता है उपनिवेश, कि उपनिवेश कहते किसे हैं।
तो देखिए, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग समझें तो हमारा जो भारत है वो लगभग 200 सालों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था। अंग्रेजी देश जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड, उसका हमारे देश पर कब्जा था और यहाँ पे जितने भी आर्थिक, व्यावसायिक, राजनीतिक जितने भी कार्य होते थे उन सभी पर ब्रिटेन का कब्जा था। उसी के अनुसार, उसी के निर्देश पे, उसी के आदेश पर ये काम होता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी हम लोग उसके गुलाम थे। उपनिवेश मतलब एक तरह से ये भी समझ लीजिए कि कोई देश किसी दूसरे देश का गुलाम है, तो जो गुलाम देश होता है उसी को हम लोग उपनिवेश कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आता है आर्थिक क्रियाएँ, कि आर्थिक क्रियाएँ होता क्या है। तो देखिए, हमारे सभी क्रियाएं जिनसे हम आय प्राप्त करते हैं उसी को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। हम लोग आय प्राप्त करने के लिए, पैसे कमाने के लिए जो भी काम करते हैं उसी को हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जो खेत में किसान काम कर रहा होता है तो उससे उसको आय प्राप्त करना होता है, तो उसके लिए वो आर्थिक क्रिया हो जाएगा। जो कल कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं तो वहाँ से वो आय प्राप्त करते हैं, तो कल कारखानों में जो मजदूर काम कर रहे हैं तो उनके लिए आर्थिक कार्य हो गया। कोई स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है तो उसके लिए वो आर्थिक क्रिया हो गया। कोई कोर्ट कचहरी जैसे चीज़ों में वकील, पुलिस से सब जो काम करता है तो उसके लिए वो आर्थिक क्रियाएं हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में आय प्राप्ति के लिए जो भी काम करते हैं उसी को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब है अर्थव्यवस्था का अर्थ। अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को संपादित करते हैं, उसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अर्थव्यवस्था में यही चीज़ आता है। उसके बाद है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में दो काम किया जाता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो वहाँ पे दो काम मुख्य रूप से किया जाता है, जिसमें से पहला है कि इसमें अर्थव्यवस्था में लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार, जो उसकी संतुष्टि के लिए ज़रूरत है उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। और दूसरा, यह लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। जब भी हम अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं तो इसमें उत्पादन के बारे में पढ़ते हैं, और उत्पादन यहाँ पे वहाँ की जो जनता है, लोग हैं, उनके आवश्यकता के अनुसार ही किया जाता है। और साथ ही साथ इस उत्पादन के साथ वहाँ के लोगों को रोजगार का भी अवसर प्रदान होता है। तो ये सब काम इसमें किए जाते हैं। अब है अर्थव्यवस्था की परिभाषा। तो सबसे पहले हम बता दें कि अर्थव्यवस्था की अगर परिभाषा की बात करें तो इसका कोई एक परिभाषा नहीं है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था की परिभाषा अलग अलग दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को देखेंगे। तो जैसे पहला है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। और ये बात बोला किसके द्वारा गया है, तो इसको आर्थर लेविस नाम के एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ही इस तरह से अर्थव्यवस्था की परिभाषा दी है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से, मतलब अर्थव्यवस्था का अर्थ है किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी कि किसी भी देश के जो लोग हैं उनको जो आवश्यकता है उसके आवश्यकताओं के लिए जो भी काम किया जाता है उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरा यहाँ पे है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। जो हम लोग आजीविका के लिए जो भी कमाते हैं अपना जीवन चलाने के लिए, तो वही अर्थशास्त्र कहलाता है। और ये कहे हैं एक महान अर्थशास्त्री हैं ब्राउन, उनके द्वारा ये कहा गया है। तो ब्राउन के द्वारा कहा जाता है कि अर्थशास्त्र आजीविका अर्जन करने का एक प्रणाली है, तो इसी के द्वारा हम लोग इसको अर्जित करते हैं। उसके बाद है, अगर हम और इसका डेफिनेशन देखें तो क्या कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। यानी कि हम लोग आजीविका चलाने के लिए जो भी कार्य करते हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं
कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, यानी कि समाज में अलग अलग लोग जो काम करते हैं और उनके आर्थिक क्रियाओं को जब योग किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ ढांचा हैं, कुछ इसके स्ट्रक्चर हैं कि किन किन भागों में इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र। तो इन 3 भागों में इसको हम लोग बांटते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन, ये सब चीज़ें आ जाती है, तो ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। द्वितीयक क्षेत्र में आता है उद्योग, निर्माण, गैस एवं बिजली, ये सब चीज़ें द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। अगर इसी में उद्योग की बात करें तो उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़ा उद्योग। तो इस तरह के जो भी काम है वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो इसमें बैंक आ जाएगा, परिवहन, संचार, व्यापार या और भी जो सेवाएं हैं उन सभी को हम लोग तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हम लोग एक एक करके इसके डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र कहते किसे हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, यानी कि इसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना आदि जैसे जो भी काम हैं, जो भी व्यवसाय हैं, वही इसमें आते हैं। इसी को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे कि गैस हो गया, बिजली हो गया इत्यादि के उत्पादन आते हैं। तो इन सब चीज़ों के जहाँ पे उत्पादन होता है उसको हम लोग द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। उसके बाद है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, ये सभी क्रियाएं शामिल होती हैं। इन सभी कामों को किया जाता है और ये जो क्रियाएं हैं वो प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं की सहायता प्रदान करती है, इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र पे डिपेंड होता है, उसी के आधार पर ये द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र काम करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय आय है भारत की, उसमें इन तीनों क्षेत्रों का कितना कितना योगदान है। तो इसमें 3 साल का हम लोग को एक टेबल दिया गया है, जैसे 1901 का, 1947 जब हम लोग आज़ाद हुए थे उस समय के, और एक है 2007 के। तो इन तीनों से हम लोग देखेंगे कि देश में कितना योगदान राष्ट्रीय आय में इन क्षेत्रों का है। तो अगर हम लोग 1901 में देखें तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान यानी कृषि क्षेत्र का योगदान यहाँ पे 63.6% है, इतना ये करता है। द्वितीयक क्षेत्र 12.7% करता है और जो तृतीयक क्षेत्र है वो 23.7% राष्ट्रीय आय में योगदान कर रहा था। 1947 में देखें तो प्राथमिक क्षेत्र 63 से घटकर 58.7% हो गया है। द्वितीयक क्षेत्र 12 से बढ़ के 14.3% हो गया है और जो तृतीयक क्षेत्र है वो 23 से बढ़ के 27.0% हो गया, यानी कि 27% हो गया है। उसके बाद 2007 के आंकड़ा को हम लोग देखें तो 2007 में क्या हुआ है कि प्राथमिक क्षेत्र और घट गया है और ये मात्र 22% ही रह गया है, यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है तो 2007 के आंकड़ा के अनुसार राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र से मात्र 22% का ही योगदान होता है और द्वितीयक क्षेत्र में भी 22% का योगदान हो गया है, यहाँ भी 22% योगदान देता है और तृतीयक क्षेत्र में 56% हो गया है। तो अगर हम इस आंकड़े को देखें तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत के जो लोग हैं उनका दिन प्रतिदिन तृतीयक क्षेत्र में रुचि बढ़ते जा रहा है, यानी कि लोग तृतीयक क्षेत्र से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1901 में ये मात्र 23% था, फिर 27% हुआ और अभी 56%। अभी वर्तमान में बात करें तो ये इससे भी आगे बढ़ गया है। तो इस तरह से, और दूसरे तरफ देखें प्राथमिक क्षेत्र को या कृषि क्षेत्र को, तो इसका दिन प्रतिदिन जो परसेंटेज है, प्रतिशत है, वो घट रहा है। शुरुआत में 63% था, फिर 58 हुआ और अब 22% ही रह गया है। तो इस आंकड़े के आधार पर हम कह सकते हैं कि तृतीयक क्षेत्र में लोगों की रुचि ज़्यादा है, उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले रहे हैं।
उसके बाद है अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को हम लोग या पूरे विश्व में देखें तो अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में ही बांटा जाता है, जिसमें से पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे जानेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। यानी कि वैसा शासन व्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था की जहां पे सब चीज़ निजी हो, प्राइवेट हो, तो उस तरह के व्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यहाँ पे जो निजी रूप में जो काम किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वो किसी खास व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वही उसका मालिक होता है और वो अपने लाभ के लिए ही काम करता है। इस तरह के जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में है। वहाँ पे ये सब जो देश है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं। उसके बाद है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। यानी कि अगर हम लोग पूंजीवादी और समाजवादी में अंतर करें तो पूंजीवादी में जो भी उत्पादन होता है वो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जो कि निजी होता है, प्राइवेट होता है। और अगर हम लोग समाजवाद की बात करें तो समाजवाद में यहाँ पे जो भी उत्पादन के साधन हैं वो सरकार के नियंत्रण में रहता है और सरकार द्वारा ही उत्पादन किया जाता है और इसका उपयोग लोगों के कल्याण के लिए, जो उस देश के रहने वाले लोग हैं उनके कल्याण के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ की जितना भी चीज़ें होंगी उत्पादन के वो सभी सरकारी होंगी। इस तरह के व्यवस्था को मानने वाले देश यहाँ पे चीन, क्यूबा और रूस है। तो यहाँ पे चीन हो जाएगा, फिर है क्यूबा, चीन है, उसके बाद क्यूबा है और एक और देश है रूस। तो इन सभी देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था को माना जाता है, उसी को फॉलो करते हैं। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। तो हम लोग जैसा कि अभी पढ़े कि पूंजीवादी में उत्पादन के जो भी साधन है वो प्राइवेट होते हैं, एक निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। वही साम्यवादी में देखें कि वहाँ पे उत्पादन के जो भी साधन हैं वो एक सरकार जो होती है वहाँ के उसके हाथों में होती है, उसी के नियंत्रण में होती है। अगर हम लोग यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये पूंजीवादी और समाजवादी का मिश्रण है। यानी कि जिस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है वहाँ पे कुछ उत्पादन के साधन प्राइवेट होते हैं, एक निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है उस पर, और कुछ उत्पादन के साधन ऐसे होते हैं जिस पे सरकार का नियंत्रण होता है। तो इस तरह के देश हैं जैसे कि भारत, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इन सभी देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि अगर हम लोग अगर अपने भारत की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे उत्पादन के साधन मिल जाएंगे जिस पे सरकार का नियंत्रण है और कुछ ऐसे उत्पादन के साधन मिलेंगे जिस पे किसी खास व्यक्ति का स्वामित्व है, कोई निजी व्यक्ति है उसी का स्वामित्व उस पे है, मतलब कि प्राइवेट है। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के जो भी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।